नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं विषय इतिहास अध्याय 9 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन अध्याय के स्मरणीय बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्मरणीय बिंदु। औपनिवेशिक शासनकाल, जिसे अंग्रेजी शासनकाल भी कहा जाता है, सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया। दूसरा, 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लागू की थी। इस व्यवस्था के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी। जो जमींदार राजस्व राशि चुका नहीं पाते थे, उनकी संपत्ति नीलाम कर उनसे राजस्व वसूला जाता था। इस बंदोबस्त के लागू होने के पश्चात 75% से अधिक जमींदारों ने अपनी जमींदारियां बेच दी थी। तीसरा, जमींदारों ने राजस्व वसूलने के लिए एक राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था, जिसे अमला भी कहा जाता था। चौथा, 8वीं शताब्दी के अंत तक जमींदारों की स्थितियां बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, जबकि धनवान किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थितियां मजबूत कर रहे थे। इन धनवान किसानों को जोतदार कहा जाता था। जोतदार की जमीन के एक बड़े भाग पर बटाईदार द्वारा खेती की जाती थी। बटाईदार अपने साथ कृषि के उपकरण जैसे हल, बैल और अन्य उपकरण आदि लेकर आते थे, खेत में कार्य करते थे और पैदावार का आधा भाग जोतदार को दे देते थे। पांचवा, गांव में जमींदारों की अपेक्षा जोतदारों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसका मुख्य कारण जमींदारों का शहरों में रहना, जबकि जोतदार गांव में ही रहा करते थे। परिणाम स्वरूप गांव के अधिकांश लोगों पर उनका सीधा नियंत्रण हुआ करता था। छठवां, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास निवास करने वाले लोगों को पहाड़ियां कहते थे। वे झूम, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, किया करते थे। वे खेती के लिए कुदालों का प्रयोग किया करते थे। अगला बिंदु है, पहाड़िया लोग इमली की पेड़ के नीचे बनी झोपड़ियों में रहते और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। उनका जीवन पूर्ण रूप से जंगलों से जुड़ा हुआ था। आठवां, पहाड़ियों को मूल आधार बनाकर पहाड़िया लोग मैदानी भागों में आक्रमण किया करते थे, जहां किसान और जमींदार स्थायी रूप से रहते और आसपास के क्षेत्रों में कृषि किया करते थे। मैदानी हिस्सों में रहने वाले जमींदारों को नियमित रूप से खिराज, एक तरह का कर देकर पहाड़िया लोगों से शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी भी इस नियंत्रित मार्गों पर उपयोग करने के लिए इन्हें पथकर दिया करते थे। नौवां, 1810 से 1811 में राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन हुआ। संथाल लोग राजमहल के जंगलों को साफ करते, लकड़ी काटते और भूमि को कृषि हेतु बनाकर चावल और कपास की स्थायी कृषि किया करते थे। वे कृषि के लिए हलों का प्रयोग किया करते थे। अगला बिंदु, बुकनान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे जो व्यवसाय और पेशे से चिकित्सक थे। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे। अगला बिंदु, भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को दामन ए कोल कहते थे। 13वां, जोतदार की भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को बटाईदार कहते थे। अगला बिंदु, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बंबई में स्थापित की गई थी। 15वां, भारत में पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में स्थापित की गई थी। 16वां, पहाड़िया लोग और संथाल लोगों के बीच की लड़ाई को हल और कुदाल की लड़ाई भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़िया लोग कृषि करने के लिए कुदाल और संथाल लोग कृषि करने के लिए हलों का प्रयोग किया करते थे। 17वां, रैयत जमींदार के लिए जमीन जोतते थे एवं कुछ जमीन जमींदार अन्य रैयत को लगान पर दे देते थे, जिन्हें सिकमी रैयत कहा जाता था। 18वां, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो एवं थॉमस कैप्टन रीड थे एवं इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को माना जाता था। 19वां, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर थे, जिन्होंने 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है, लागू की थी। इसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेवा का नेतृत्व किया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए। उत्तर,
इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व की एक निश्चित और स्थायी आय सुनिश्चित करना था। यह प्रणाली मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक मान लिया गया था। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और सरकार को एक निश्चित राजस्व देने का अधिकार दिया गया था। जमींदारों द्वारा सरकार को भुगतान की जाने वाली राजस्व की राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। इस व्यवस्था में किसानों का सरकार से सीधा संपर्क टूट गया। वे जमींदारों के अधीन हो गए, जो उनसे अधिक लगान वसूलते थे, जिससे किसानों की स्थितियां कमजोर हो गई और वे शोषण का शिकार होते रहे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक निश्चित राजस्व राशि का भुगतान नहीं कर पाता था, तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और उसे नीलाम कर दिया जाता था। अगला प्रश्न, राजस्व संबंधी सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? उत्तर, राजस्व संबंधी सूर्यास्त कानून इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और कठोर प्रावधान था। इस कानून का मुख्य अर्थ यह था कि जमींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व की एक निश्चित राशि एक निश्चित तिथि तक जमा करनी होती थी। यदि कोई जमींदार निर्धारित सूर्यास्त के समय तक, यानी उस दिन की समाप्ति तक अपना राजस्व जमा नहीं कर पाता था, तो उसकी पूरी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। राजस्व जमा न करने की स्थिति में जब्त की गई जमींदारी को नीलाम भी कर दिया जाता था। अगला प्रश्न, दामिन ए कोह को क्या थी? उत्तर, दामिन ए कोह, जिसका फारसी में अर्थ पहाड़ियों का दामन या पहाड़ियों के नीचे का क्षेत्र होता है, ब्रिटिश काल के दौरान एक सीमांकित भूमि क्षेत्र था। राजमहल पहाड़ियों के जंगली और पहाड़ी इलाकों में स्थित था। ब्रिटिश सरकार ने 1832 में इस क्षेत्र का सीमांकन किया और इसे विशेष रूप से संथालों को भूमि घोषित किया गया, ताकि उन्हें वहां बसाया जा सके और उनसे कृषि कार्य कराया जा सके। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना और उस पर कर लगाकर राजस्व एकत्र करना था। प्रश्न, बटाईदार कौन थे? उत्तर, बटाईदार ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वे दूसरे जमींदारों की जमीनों पर खेती किया करते थे। उन्हें जमीन के मालिक को अपनी फसल का एक हिस्सा किराए के तौर पर देना पड़ता था। इसमें 3 भाग हुआ करते थे। पहला भाग जमींदार, जिसे मालिक कहा जाता था, जमीन का मालिक होता था। बटाईदार जमीन पर मेहनत किया करते थे। किराया पैदावार का एक पूर्व निर्धारित हिस्सा होता था, आमतौर पर आधा हुआ करता था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत में भू राजस्व संग्रह की एक प्रणाली थी, जिसके तहत सरकार सीधे किसानों, जिसे रैयत भी कहा जाता था, से कर एकत्र करती थी और जमींदारों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। इस प्रणाली में ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया। किसान को भूमि का मालिक माना जाता था जब तक वह निर्धारित करों का भुगतान कर सकते थे। यह व्यवस्था 8वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन रीड द्वारा शुरू की गई थी और बाद में सर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में भी लागू किया, जिसके कारण इसे मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है। प्रश्न, औपनिवेशिक काल, जिसे अंग्रेजी शासन भी कहा जाता है, में किसानों के ऋणी होने के क्या कारण थे या ऋणग्रस्त होने के क्या कारण थे? उत्तर, औपनिवेशिक काल में भारतीय किसानों के कर्जदार होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, भारी भू राजस्व मांगे। ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची तय की थी, जिसे चुका पाना किसानों के लिए कठिन था। इस राजस्व को चुकाने के लिए किसानों को ऋण लेना पड़ता था। उत्तर, राजस्व संग्रहण का कठोर तरीका। सरकार या जमींदार लगान के भुगतान में किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं करते थे और भुगतान न करने पर किसानों की जमीन को छीन लिया जाता था। अगला बिंदु, प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी किसानों को राजस्व में कोई छूट नहीं मिलती थी। फसल बर्बाद होने पर भी उन्हें कर चुकाना ही पड़ता था। अगला बिंदु, साहूकार और बिचौलियों का शोषण। राजस्व चुकाने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अक्सर स्थानीय साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। उपरोक्त सभी कारकों ने मिलकर किसानों को एक गरीब
एक दुष्कर और गहरे ऋण में ढकेल दिया, जिससे वे औपनिवेशिक शासनकाल में गंभीर रूप से शोषित होते रहे। प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था और इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या अंतर थे? उत्तर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और इस्तमारी बंदोबस्त में निम्नलिखित अंतर थे। क्रमांक पहला, अंतर का आधार राजस्व संग्रह का तरीका। इस्तमारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार, जिन्हें मालिक माना जाता था, किसान से कर वसूलते थे और ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी। इसमें कोई बिचौलिया, जमींदार या तालुकदार नहीं होते थे। दूसरा, भूमि का स्वामित्व। जब स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिक माना जाता, जब तक कि वे राजस्व का भुगतान करते थे। तीसरा, राजस्व की दर। इस्तमारी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि अस्थायी थी और इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता था। चौथा, प्रभाव। इससे जमींदारों का एक शक्तिशाली वर्ग बनाया, जिसने अक्सर किसानों का शोषण किया, क्योंकि जमींदार अधिक किराया वसूलते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को सीधे सरकार के अधीन कर दिया, लेकिन उस उच्च राजस्व मांगों के कारण वे अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते और साहूकार द्वारा शोषित किए जाते थे। धन्यवाद दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। समय समय पर हमारे वीडियोज़ में आपसे अध्याय और पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।